मेरा पति तो किन्नर था, फिर मेरे साथ सुहाग रात किसने मनाई। सुबह जब मैं उठी तो रात का राज जानकर मेरे तो होश उड़ गए। मेरा नाम हर्षा है। मेरा बाप बचपन में ही मेरी माँ को छोड़कर चला गया था और दूसरी औरत से शादी कर ली थी। मैं इकलौती बेटी थी, लेकिन हालात की बदकिस्मती ने मेरी किस्मत भी काली कर दी थी। मुझे अकेले को ही लाड प्यार नहीं मिल सका था, जो अक्सर लाडले बच्चों को मिलता था। मैंने होश संभालते ही अपने माँ को काम करते हुए, मेहनत मजदूरी करते हुए देखा था। हम मामा के घर रहते थे और मेरी मामी बहुत ही ज़्यादा झगड़ालू टाइप की औरत थी। मेरी माँ बंगले पर काम करके वापस आने के बाद मामी के घर का सारा काम भी कर लिया करती थी, लेकिन फिर भी मामी खुश नहीं होती थी। मामा चुपचाप सब कुछ देखते रहते थे, मगर बहन की खातिर पत्नी को कभी भी कुछ नहीं कहते थे। शायद वह भी मेरी माँ और मुझे अपने ऊपर बोझ समझने लगे थे। मैंने कई बार देखा, माँ अपनी पुरानी तस्वीर देखते हुए हमेशा उदास हो जाती थी और अपनी बहन को याद किया करती थी और बहुत ज़्यादा रोती थी। एक और उनकी बहन थी, लेकिन वह मेरी माँ की सगी बहन नहीं थी। मेरी नानी ने उन्हें गोद लिया हुआ था और बिल्कुल सगी बेटी की तरह ही उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया था। उनकी शादी भी हो गई थी और अब वह दूसरे देश में रहती थी। उनका नाम सीमा था। मेरे मामा हमेशा कहते थे कि उन्होंने भागकर शादी की थी और अपने उन माँ बाप का दिल दुखाया जिन्होंने उन्हें सहारा दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, उन्हें सगी बेटी बनाकर पाला। उन्हीं के मुंह पर कालिक पोत कर चली गई, इसलिए भगवान ने उन्हें सजा दी और उनकी पहली औलाद उन्हें किन्नर दे दी। मेरी मासी का बेटा किन्नर था और वह भी अपने माँ बाप के साथ उसी देश में उनके साथ रहता था। मैं कभी कभी सोचती थी कि अगर उनका वो बेटा इस देश में पैदा होता तो वो इतनी आसानी से अपने माँ बाप के साथ रह लेता। इसका जवाब सिर्फ ना ही था। फिर उसकी परवरिश माँ बाप नहीं बल्कि किसी गिरोह ने करनी थी। ये सब हालात देखते और सहते हुए मैं जवान हो गई थी। मैंने खूब कदकाठी रंग रूप पा लिया था। मेरी खूबसूरती से हर कोई इम्प्रेस होता था, मुझे देखता ही रहता था। दूसरी तरफ मेरे मामा की बेटियां खूबसूरत नहीं थी, इसलिए वो दोनों भी मुझसे बहुत ज़्यादा जलती थी। मामी का व्यवहार भी मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। अक्सर मेरी माँ को कहती कि अपनी बेटी पर नज़र रखो, कहीं अपने बाप के और अपनी मासी के नक्शे कदम पर ना चल पड़े। मुझे मामी की बातों पर दिल से बहुत ज़्यादा अफसोस होता था कि ना जाने क्यों वह हम माँ बेटी के लिए इतनी नफ़रत दिल में रखती है, जबकि हम तो उनका बुरा भी नहीं सोचते। एक दिन मेरी सालगिरह पर मामी की दोनों बेटियां मुझसे कहने लगी कि आज हम तुम्हें घर से बाहर घुमाने फिराने ले जाएंगे, तुम बस अपनी माँ से अनुमति ले लो। लेकिन यह बात हमने अपनी माँ को नहीं बताई है, तुम भी अपनी माँ को मत बताना। मैं घूमने फिरने के शौक़ में उनकी बातों में आ गई और अपनी माँ से झूठ कहा कि ट्यूशन वाली मैडम से कुछ सवाल पूछ कर आती हूँ, कल मेरा टेस्ट है और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। माँ मेरी पढ़ाई लिखाई को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस थी। माँ मुझे अफसर बनाना चाहती थी। वह मेरी पढ़ाई को लेकर हमेशा से ही बहुत चिंतित रहती थी, इसलिए फ़ौरन मान गई। मैं घर से अकेली निकली और मेरे पीछे पीछे मेरी मामी की दोनों बेटियां भी आ गई। वो मुझे एक बड़े से होटल में लेकर गई और कहा कि तुम्हारा भी अच्छा खाने का और अच्छी ज़िंदगी गुजारने का हक बनता है। तुम्हारा भी तो मन करता होगा कि बाहर घूमो फिरो, इसलिए आज अपनी सालगिरह पर खूब एंजॉय करो। वो दोनों मुझे एक कुर्सी पर बिठाकर यहाँ से चली गई और मुझे यह कहकर चली गई कि हम लोग खाने का देख कर आते हैं। मुझे वहाँ अकेले डर तो लग रहा था और माँ से झूठ बोल कर आई हूँ, इस बात पर भी मुझे अफसोस भी हो रहा था। लेकिन मैंने सोचा थोड़ी देर की ही तो बात है और फिर घर ही तो चले जाना है। अभी ये सब कुछ सोचते हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि एक लड़का आकर मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गया और मेरी तरफ ही देख रहा था और मुस्कुराते हुए मेरा नाम पूछने लगा। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई
और इधर उधर नज़रें दौड़ाने लगी। अपने मामा की दोनों बेटियों की तलाश में मैं इधर उधर देख रही थी और वो लोग मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। मुझसे अब और इंतज़ार नहीं हो रहा था। मैं जल्दी जल्दी से खुद ही वहाँ से उठकर घर की तरफ चल दी, क्योंकि अब वहाँ बैठना बिल्कुल भी मुझे ठीक नहीं लग रहा था। मैंने एक रिक्शा पकड़ा और घर की तरफ चल पड़ी। जब मैं घर पहुँची तो मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई, क्योंकि मामा की दोनों बेटियां तो घर वापस आ चुकी थी और बाहर आंगन में बैठी थी, जबकि उसी आंगन में बीचों बीच मेरी माँ भी बैठी अपना सर पकड़े हुए थी और मामी ने चीख चीख कर पूरा घर सिर पर उठा लिया था। मुझे कुछ गलत होने का एहसास हो चुका था। सब लोगों की नज़रें जब मेरी तरफ उठी तो मामी ने दौड़कर मुझ पर चील की तरह हमला कर दिया और मुझे मारना शुरू कर दिया। मैं नासमझी से बार बार पूछ रही थी कि आखिर मेरी गलती क्या है, मुझे बताओ तो सही, इस तमाशे में आखिर क्या हो रहा है। मेरी माँ खामोशी से ये सब कुछ तमाशा देख रही थी और मुझे पिटता हुआ देखती ही जा रही थी। मुझे अपनी माँ की बेबसी पर बहुत ही ज़्यादा सदमा पहुँच चुका था कि वह अपनी बेटी को ऐसे ही किसी के भी हाथों कैसे रुसवा कर सकती है और कैसे किसी और के द्वारा अपनी ही बेटी को मारते पिटते देख सकती है। आखिर मामा को ही मुझ पर बहुत ज़्यादा दया आ गई और उन्होंने मुझे मामी के चुंगल से आज़ादी दिलवाई और मुझसे पूछा कि तुम अकेली कहाँ गई थी। तो मैंने झट से बोल दिया कि मामा, मैं आपकी बेटियों के साथ घूमने गई थी, जिस पर दोनों साफ मुकर गई। मैंने कहा कि मैं क्यों इल्ज़ाम लगाऊंगी, जबकि हम तीनों साथ में ही गए थे। तो फिर मेरे मामा की बेटी ने आगे बढ़कर अपना फ़ोन निकालकर सबके सामने खोलकर दिखाया। उसके मोबाइल पर नज़र पड़ते ही मेरा तो खून सूख गया और मैं थर थर काँपने लग गई। उनके फ़ोन में तो उसी लड़के के साथ मेरी तस्वीर थी जो होटल में मेरे पास आकर बैठा था और मेरी कज़न ने सबको बताया कि हमारा कोचिंग सेंटर इसी होटल के पास है और वापसी पर ये सब कुछ हमने अपनी आँखों से देखा है। और अब तो मामी ने हम माँ बेटी पर जुर्म के पहाड़ ही तोड़ डाले थे और मामा भी एक शब्द भी बोल नहीं रहे थे। मैंने सबको रो रो कर सच्चाई बताने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन किसी ने मेरी एक भी नहीं सुनी, बल्कि मामी ने तो हमें घर से जाने का हुक्म दे डाला था। कब से खामोश बैठी मेरी माँ ने अब होठ हिलाते हुए कहा, और बस इतना ही कहा कि चलो मेरे साथ, अब इस घर में हमारा दाना पानी ख़त्म हो गया है। मैंने माँ के पांव पकड़े और कहा कि यह सब मेरी वजह से ही हुआ है। मुझे किसी अनाथ आश्रम में छोड़कर आ जाओ और खुद इस उम्र में यूँ दर दर की ठोकरें ना खाओ। मगर मेरी माँ ने मेरी एक भी नहीं सुनी और हम मामा का घर छोड़कर अब मुझे अपने साथ मेरी माँ लेकर एक ट्रेन में बैठ गई। हम ना जाने कहाँ जा रहे थे, कोई मंजिल मालूम नहीं थी, जिसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। 2 दिन का सफ़र करके हम लोग ट्रेन से उतर गए और टैक्सी में बैठकर काफ़ी महंगे और खूबसूरत इलाके में आ गए। वो 2 दिनों में माँ ने मुझसे कोई भी बात नहीं की थी और बस सफ़र में चुपचाप ही रही थी। मुझे अफसोस था कि मेरी माँ को भी मुझ पर विश्वास नहीं था। टैक्सी एक बड़े से गेट पर आकर रुक गई थी। इतना बड़ा और खूबसूरत घर देखकर मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई। माँ ने बैल बजाई तो घर के अंदर दरवाजे के पास चौकीदार बैठा हुआ था। उसने गेट खोला और हम माँ बेटी घर के अंदर चले गए। अंदर से और बाहर से घर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। नौकर हमें अंदर पहुंचाकर बाहर लौट कर आ गया और हम आराम से सोफे पर बैठ गए। कुछ देर बाद एक औरत कमरे में दाखिल हुई। उन्होंने बहुत ही महंगी साड़ी पहन रखी थी। माँ जो इतने दिन से चुप का लबादा ओढ़े बैठी थी, उनसे हंस कर मिली थी और दोनों आपस में यूँ मिली जैसे कितनी गहरी रिश्तेदारी निभा रहे थे। माँ ने मेरी तरफ इशारा करके कहा कि ये मेरी बेटी है। वो औरत जल्दी से मेरी तरफ लपकी और मुझे एकदम से गले लगा लिया। माँ ने मुझे बताया कि यह तुम्हारी मासी हैं और यह अब हमारे देश इंडिया वापस आ गई हैं। मुझे यह जानकर बहुत ही हैरानी हुई और साथ ही यह भी सोचने लगी कि माँ को मासी का पता कैसे चला। क्या दोनों बहनें पहले से ही एक दूसरे के संपर्क में थी? अब मैं कुछ नॉर्मल सी हो चुकी थी
और अपनी मासी से खुशी से मिली और बातें की। मुझे मासी के बेटे को देखने की बहुत ही ज़्यादा इच्छा जाग उठी थी, जिसे सब किन्नर कहते थे, लेकिन वह कहीं भी नज़र नहीं आया। कुछ देर के बाद हमने ज़िंदगी का सबसे टेस्टी खाना खाया। मासी ने हम माँ बेटी को हमारा कमरा दिखाया, जहाँ हम आराम करने वाले थे। मैं तो नरम गुदगुदा बिस्तर देखते ही सब कुछ भूल गई और उस पर लेटते ही चैन की नींद सो गई। मगर उस रात आधी रात को माँ ने मुझे जगा दिया और कुछ ऐसा कहा कि मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। माँ ने मुझसे कहा कि वह जल्द ही मेरी शादी मासी के बेटे से करना चाहती है। माँ ने मुझसे कहा कि तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है। मैंने मन से कहा कि नहीं माँ, मैंने आपका विश्वास नहीं तोड़ा, बल्कि आपने मेरा विश्वास नहीं किया। कम से कम अपनी बेटी पर तो विश्वास कर लेती। और मैं आपको चीख चीख कर विश्वास दिलाती रही कि मामा की बेटियां झूठ बोल रही हैं। वो मुझसे खुद ही वहाँ पर चलने के लिए बोल रही थी और वो खुद ही मुझे वहाँ पर लेकर चली गई थी। और उस लड़के से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। वो दोनों मुझे कुर्सी पर बिठाकर घर आ गई और वह लड़का कुछ ही देर के लिए मेरे पास आकर बैठा था। मैं अपनी माँ को विश्वास दिला रही थी, लेकिन मेरी माँ मेरी एक भी नहीं सुन रही थी। मुझे भी गुस्सा आ गया और मैंने भी कह दिया, आपने भी तो झूठ का सहारा लेकर रखा हुआ है, आपने भी तो झूठ बोला है। सबसे आप चोरी छुपे मासी से मिलने आती रहती हो। मेरा इतना कहना था कि मेरी माँ का हाथ मुझ पर उठ गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मेरी माँ ही नहीं है जिसे मैं जानती हूँ। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि यह किसी और के कंट्रोल में है। फिर मैंने कहा कि आपको मेरी शादी करनी है तो कर दो, मगर मुझ पर इस तरह इल्ज़ाम तो मत लगाएं। अपनी भाई और उसकी झूठी मक्कार बेटियों की बातों में आकर मुझ पर कीचड़ तो मत उछालें। तब मेरी माँ ने मेरे सामने एक शर्त रखकर मेरे सिर पर तो आसमान ही गिरा डाला और कहा कि अगर तुम सीमा के बेटे से शादी कर लो तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी, वरना मैं तुम्हें ज़िंदगी भर कभी भी माफ़ नहीं करूंगी। जाहिर सी बात है, वह किन्नर था और मैं उससे शादी कैसे कर सकती थी। मैंने फ़ौरन अपनी माँ की बात से इनकार कर दिया तो उन्होंने खुलकर कहा कि अगर यह इल्ज़ाम ना भी लगाती तो भी तुम्हारी शादी मैं सीमा के बेटे से ही करने वाली थी। अगर तुम्हारे दिल में माँ के लिए ज़रा सी भी हमदर्दी है तो तुम्हें यह शादी करनी ही होगी, नहीं तो तुम अपनी माँ का मरा हुआ मुँह देखोगी। अपनी माँ की संगदिली पर मुझे बहुत ही ज़्यादा अफसोस होने लगा था। मेरे पास उसके सिवा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। मैं मान गई। अगले ही दिन माँ ने सीमा मासी को यह खबर सुनाई कि मैं शादी के लिए मान गई हूँ, तैयार हूँ। तो मासी भी खुश हो गई और मेरे सदके वारी जाने लगी। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था जैसे मासी शादी से खुश नहीं हैं। लेकिन खुश तो मैं भी नहीं थी और मुझे दिल से वो बेटी मान रही थी। कुछ देर बाद माँ और मासी उठकर अंदर की तरफ चली गई, जबकि मैं वहीं पर बैठी रही। लेकिन मैं ज़्यादा देर तक वहाँ पर नहीं बैठी रही और उठकर उन्हें ढूंढने लगी। मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। इतने बड़े घर में ढूंढना भी मुश्किल था। मगर घूमते हुए मुझे एक कमरे से खटपट की आवाज़ आ गई। मैंने दरवाजे से हल्का सा झांक कर देखा तो मेरी मासी माँ को नोटों से भरी हुई गड्डियाँ दे रही थी, जिन्हें लेकर मेरी माँ का चेहरा खुशी से तमतमा रहा था। अब मुझे समझ आया कि मासी ने मेरी माँ को पैसों का लालच देकर अपने किन्नर बेटे के लिए मेरा सौदा कर लिया था और अब मेरी शादी करवा रही थी। मगर अफसोस तो मुझे अपनी सगी माँ पर था, जिसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया था। मैं वहीं से चुपचाप लौटकर आ गई। जब माँ मेरे पास आई तो मैंने भी मुंह मोड़ लिया। मैंने माँ को कहा कि आपका लालच मैं देख चुकी हूँ, आप मेरा सौदा कर चुकी हैं। तब मेरी माँ अपने दुखड़े सुनाने शुरू करने लगी। कहने लगी, सीमा बहुत ही अमीर है और हमारे पास बचा ही क्या है। इन पैसों से हम घर खरीदेंगे जो हम दोनों का मजबूत ठिकाना होगा, और फिर तुम भी शादी करने के बाद अपने पति को अपनी मुट्ठी में कर लेना और ये सारा सब कुछ अपने नाम पर करवा लेना। बाद में जहाँ चाहे वहाँ पर अपनी पसंद से शादी कर लेना। मुझे माँ की बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा अफसोस होने लगा था। मैंने साफ साफ कहा कि ये सब कुछ धोखा है जो आप कर रही हैं, लेकिन माँ नहीं मानी।
मुझे जवाब दिया कि इस दुनिया ने भी हमारे साथ धोखा ही किया है, बदले में हम भी उन्हें धोखा वापस लौटा रहे हैं। पहले सीमा मेरे मंगेतर के साथ भाग गई थी और उसने उससे शादी कर ली थी। मेरे माँ बाप ने इस सीमा को सगी बेटी की तरह पाला था और उसने मेरे ही हक पर डाका डाल दिया था और मेरे मंगेतर से शादी कर ली। मेरे माँ बाप इस सदमे से टूट गए थे। मेरी माँ तो इस समय बिस्तर से जा लगी थी और भगवान को प्यारी भी हो गई। आज सीमा के पास जो कुछ भी है वो सब कुछ मेरा होने वाला था। बाद में तुम्हारे बाप ने भी यही किया। एक भाई का सहारा था, उसने भी कभी हमारा साथ नहीं दिया। अब जिंदगी हमें एक सुनहरा मौका दे रही है तो उसे भी पाप और पुण्य के चक्कर में गवा बैठे। मैंने माँ से कहा, माँ मैं मानती हूँ कि इन सब लोगों ने हमारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन आप जो कुछ भी कर रही हैं उसके बाद उनमें और हम में क्या अंतर रह जाएगा। लेकिन मेरी माँ मेरी कोई भी बात सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। उस रात माँ मुझे वहीं पर अकेला छोड़कर चली गई। सुबह उठने पर सीमा मासी का व्यवहार भी बदल चुका था, क्योंकि उन्होंने मेरी कीमत चुका दी थी। अब मैं एक तरफ से उनकी गुलाम बन चुकी थी। सीमा मासी ने मुझसे कहा कि वो आज ही मेरी शादी अपने बेटे से करवाएगी। इस शादी के लिए मैं बिल्कुल भी दिल से राजी नहीं थी, मगर मेरी माँ के लालच ने मुझे चुप रहने पर मजबूर कर दिया था और उसी दिन सुबह ही सादगी से मेरी शादी साहिल से हो गई। बहुत ही सादगी से शादी हुई थी। कोई भी मेहमान शामिल नहीं हुआ था और पता नहीं मेरी माँ भी कहीं चली गई थी। माँ के लालच ने मुझ पर बहुत ही बुरा असर डाल दिया था। मुझे दिल से बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। रात होते ही मुझे मेरे पति के कमरे में पहुंचा दिया गया, जहां मैं पहले कभी भी नहीं आई थी। मगर अब तो इस कमरे में न जाने कब तक घुट घुट कर जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। मुझे अपनी मासी की चालाकी पर गुस्सा आया कि कैसे उन्होंने पहले मेरी माँ के हक पर डाका डाला और अब उन्होंने अपने किन्नर बेटे के लिए मेरा सौदा भी कर लिया। मैंने अपने पति को अब तक नहीं देखा। पता नहीं सीमा मासी ने मुझे अपने बेटे को क्यों नहीं देखने दिया था। फेरों के समय भी मेरे पति के चेहरे पर सहरा पड़ा हुआ था। मैं चुपचाप बैठी रही, अपने पति का इंतजार कर रही थी और तभी मेरी निगाह अचानक कमरे के दरवाजे पर पड़ी। मेरा पति जो अभी अभी कमरे में दाखिल हुआ था, लेकिन उस पर निगाह पड़ते ही मेरी आंखें खुली की खुली रह गई और मैं उससे अपनी निगाह हटाना भूल गई थी। आने वाला इंसान बहुत ही खूबसूरत और हैंडसम सा लग रहा था। कहीं से भी वो किन्नर नहीं लग रहा था, लेकिन हकीकत तो यही थी कि वह एक अधूरा था। मेरा दिल फिर से दुख से भर गया। वो इंसान मेरे पास आकर बैठ गया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना खूबसूरत मर्द मेरा पति हो सकता है। उसने अपनी भरपूर मर्दाना आवाज़ में मेरा हालचाल पूछा, जिसका मैंने कांपती हुई आवाज़ में जवाब दिया, क्योंकि उस समय मैं हैरत के समंदर में गोते खा रही थी। साहिल ने मुझे मुंह दिखाई का कीमती तोहफा दिया और मेरे हाथों को चूम लिया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि भला ये किन्नर क्या सुहागरात मना लेगा, लेकिन साहिल धीरे धीरे मेरे करीब आता जा रहा था। मेरे हाथों से होते हुए उसका स्पर्श मेरे चेहरे तक पहुंच चुका था और उसकी गर्म सांसों से मैं पिघलती चली जा रही थी। पूरी रात साहिल मेरे ऊपर ऐसे ही प्यार की बारिश करता जा रहा था। मेरे दिल में जो डर बैठा हुआ था वो अब ख़त्म हो चुका था। मुझे विश्वास हो गया कि मेरी ज़िंदगी अब बहुत ही अच्छी हो जाएगी। मेरा पति तो एकदम ठीक था, उसमें कोई कमी नहीं थी। मैं बहुत ही रिलैक्स होकर सो गई और सोती हुई साहिल की तरफ नज़र डाली थी और उसके चौड़े से सीने पर अपना सिर रखकर सो गई। और सुबह होते ही एक शोर की आवाज़ से मेरी आँख खुली थी। मैंने देखा कि मेरी सास के कमरे से वो आवाज़ आ रही थी। मैं हैरान रह गई जब मेरी सास के साथ एक लड़का तालियां बजाते हुए आया और मेरे बराबर आकर बैठ गया। मैं हैरानी से चीख मारकर दूसरी तरफ खिसक गई। आने वाले इस लड़के का अंदाज बिल्कुल वैसा ही था जैसे किन्नरों का होता है, जबकि मेरा पति कमरे से गायब था। मैंने पूछा, मम्मी जी ये कौन है? तो मेरी सास ने मेरे सर पर हाथ रखते हुए कहा कि यही तो तुम्हारा पति है। ये रात को अपने दोस्तों के साथ बाहर गया हुआ था।
देर से वापस आया तो दूसरे कमरे में ही सो गया। मैं कभी अपने पति को देखती तो कभी रात के मंजर को याद करती। मेरा दिल चाह रहा था कि अभी ज़मीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं, कहीं भाग कर चली जाऊं। मैं चाहते हुए भी अपनी सास को कुछ भी नहीं बता पा रही थी कि रात को कमरे में मेरे साथ क्या हुआ था, और मैं उसे अपना सब कुछ सौंप चुकी थी। कितना बड़ा मजाक हो चुका था मेरे साथ में। मैंने खुद को संभालते हुए जल्दी से उठकर अपना हुलिया ठीक कर लिया और अपने आलसी पति को देखने लगी, जो कहीं से भी मर्द नहीं लग रहा था। दुबला पतला शरीर और रंग ढंग ऐसे मचल रहे थे जैसे कोई लड़की अदाएं दिखा रही हो। उसने चेहरे पर मेकअप भी कर रखा था और ज़ोर ज़ोर से तालियां भी बजा रहा था। रात में कमरे में जो आया था वो 6 फीट लंबा चौड़ा मर्द और बहुत ही हैंडसम था। रात वाला एक एक दृश्य मेरी आंखों के सामने घूमने लगा था। अचानक ही मेरे हाथ अपने होठों की तरफ चले गए, जहां उस रात वाले लड़के के प्यार की मोहर अब भी लगी हुई थी। मेरी आंखों से 2 आंसू लुढ़क कर नीचे गिर गए। भला इस किन्नर के साथ मैं अपनी पूरी ज़िंदगी कैसे गुजार सकती हूँ, मगर मैं क्या करती। मैं चुप हो गई। मेरे पति को मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वो तो बस अपने ही शौक़ में घूम रहा था और मेरे साथ बहुत ही कम बात करता था। मैंने भी भगवान का धन्यवाद किया और ये सोचा कि चलो बहुत अच्छा है कि वो मुझसे कम मिलता है और अपनी ही दुनिया में गुम रहता है, बिजी रहता है। कुछ समय बाद मेरे किन्नर पति ने वापस जाने का फैसला कर लिया। मेरी सास मुझे भी मेरे पति के साथ भेजना चाहती थी, लेकिन अभी मेरे पेपर तैयार नहीं थे और मेरा भी जाने का कोई इरादा नहीं था। मैं तो खुश थी कि अच्छा होगा कि ये यहाँ से चला जाए। बार बार मुझे अपनी नज़रों के सामने देखकर उससे घिन आने लगी थी और फिर कुछ ही समय के बाद वह चला गया। अब इतने बड़े घर में मैं और मेरी सास अकेले ही रहते थे। घर में पड़े पड़े मैं क्या करती। अपनी सास के साथ उसके काम में हाथ बटाने लग गई थी। सबसे पहले तो मैंने किचन की जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली। मैं रोज़ रोज़ नए नए खाना बनाती। मेरी सास अब मुझसे बहुत खुश रहती थी। मैं अपनी सास के साथ बाहर भी जाने लगी थी। मेरी ज़िंदगी में अब कोई भी कमी नहीं बची थी, सिवाय सच्चे प्यार की और एक हमसफ़र की। कभी कभी मुझे उस लड़के की बहुत ही याद आती थी, बहुत याद सताती रहती थी, जो उस रात मेरे कमरे में आया था और मेरा सब कुछ छीन ले गया था, मेरा चैन सुकून सब कुछ। मगर उसके बाद मुझे वो कहीं दिखाई नहीं दिया। मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हैरत की बात थी कि आखिर इसका मकसद क्या था, वो कौन था। साथ ही मुझे अपनी माँ की भी बहुत ज़्यादा चिंता सताने लगी थी, जिसने कभी भी पलटकर मेरी खबर नहीं ली थी। एक दिन मैं और मेरी सास इकट्ठे बाजार गए थे। वापसी पर हम खाना खाने के लिए एक होटल पर रुक गए। वहाँ मेरी नज़र अचानक उसी लड़के पर पड़ी जब मैं अपने मामा की बेटियों के साथ होटल गई थी और वह मेरे साथ बैठा हुआ था। यही तो इन सब बातों का जिम्मेदार था। मैं तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ी और वह भी मुझे पहचान चुका था। मैंने उससे पूछा कि बताओ, उस दिन तुम्हारा क्या मकसद था और मेरे पास आकर क्यों बैठे थे। उसने सब कुछ बता दिया कि उस दिन मुझे यह सब कुछ करने के लिए तुम्हारे मामा की बेटियों ने कहा था। उस समय दिल से आवाज़ आई कि काश मेरी माँ भी यहाँ पर मौजूद होती और मेरी बेगुनाही का सबूत अपनी आंखों से देख लेती कि कैसे उनके अपनों ने ही मुझे उनकी नज़रों से गिराने के लिए ड्रामा रचाया हुआ था। लेकिन मुझे पता था कि मेरी माँ यहाँ पर होती भी तो तब भी कुछ भी नहीं करती और कुछ भी नहीं कहती, क्योंकि उनकी आंखों पर तो लालच की पट्टी बंध गई थी। जब हम घर वापस आए तो कुछ ही देर बाद मेरी सास घबराती हुई मेरे पास आई। उनकी उड़ी हुई रंगत देखकर मेरा दिल किसी अनहोनी का बताने लगा था। उन्होंने बताया कि तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट हो चुका है और वह अस्पताल में है। माँ के बारे में सुनकर मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई और जल्दी से अस्पताल पहुँच गई। मेरी माँ ने मुझसे माफ़ी मांगी। मैंने भी उन्हें माफ़ कर दिया। मैंने कहा कि मैं आप जैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं आपका साथ नहीं छोड़ सकती। माँ अपनी दोनों टांगें खो चुकी थी। मैं अपनी माँ को अपने पास लेकर आई और दिन रात उनकी सेवा में लग गई। साथ ही साथ इस मुश्किल समय में मेरी सास ने भी मेरा भरपूर साथ दिया।
एक रात मैं अपनी माँ के पास से उठकर अपने कमरे में जाने लगी तो मुझे घर के पिछले कमरे से आवाज़ सुनाई दी। मेरे कदम खुद ब खुद उस तरफ बढ़ गए। मैंने देखा है कि वहाँ मेरी सास के साथ कोई दूसरा भी आदमी मौजूद है, जिसके साथ मेरी सास चुपके चुपके कुछ बातें कर रही थी। मैं देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे कुछ भी सामने वाला इंसान नज़र नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद वह इंसान खिड़की से चला गया। अब मुझे अपनी सास पर शक होने लगा था और मैंने उन पर नज़र रखना शुरू कर दी थी। मुझे लग रहा था कि जैसे मेरे साथ कोई नया खेल खेला जा रहा है। अगले ही दिन मैंने अपनी सास पर पूरी नज़र रखना शुरू कर दी और फिर उसी जगह पर आधी रात को अपनी सास को जाते हुए देखा तो मैं भी पीछे पीछे चली गई और उस कमरे में मेरी सास किसी इंसान के साथ खड़ी बातें कर रही थी और उसी स्थान पर मेरी नज़र पड़ी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वो कोई और नहीं बल्कि वही वो लड़का था जो शादी की पहली रात मेरे कमरे में आया था। इसका मतलब मेरी सास इस लड़के को पहले से ही जानती थी और मेरे साथ धोखा कर रही थी। हालांकि मैंने उन्हें अपनी माँ जैसा समझा था और दिन रात उनकी सेवा में लगी थी। मैंने अगले दिन अपनी माँ को सब कुछ बता दिया। मेरी माँ को इस सारे मामले का कुछ भी पता नहीं था। मैंने अपनी माँ को बताया कि तुम्हारे लालच ने हमें इन हालातों में लाकर फेंक दिया है कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। ज़रूर मेरी सास का इरादा होगा कि उनका किन्नर बेटा तो औलाद पैदा नहीं कर सकता, तो उन्होंने शादी की पहली रात मेरे कमरे में किसी और को भेज दिया था ताकि उन्हें उनके ख़ानदान का चश्मो चिराग मिल सके। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर अब मैं चुप नहीं बैठने वाली थी। मैं ये हकीकत सबके सामने लेकर ही आऊँगी। अगले दिन मैं इस कमरे में जाकर बैठ गई जिस कमरे में वह लड़का और मेरी सास मिला करते थे। अभी मुझे बैठे हुए कुछ ही देर हुई थी कि दरवाज़ा खुला और वो लड़का अंदर आया। मुझ पर नज़र पड़ते ही एक पल के लिए वह सन्नाटे में रह गया। मैंने उस लड़के से कहा कि तुम कौन हो और इस घर से तुम्हारा क्या रिश्ता है। पहले तो वो मुझे देखकर थोड़ा सा घबरा गया था, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई थी। वो धीरे धीरे कदम उठाता हुआ मेरी तरफ बढ़ता जा रहा था और मेरे पास आते ही उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। मैंने धीरे से धक्का दिया। मैंने कहा, उस रात तो तुमने मुझे धोखे से मेरा फ़ायदा उठाया था, लेकिन आज तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। अगर तुमने मुझे हाथ लगाने की भी कोशिश की तो मैं तुम्हारी जान। अभी शब्द मेरे मुंह में ही थे कि उसने मेरे होठों पर अपने होठ रख दिए। फिर कहा कि बस अब खामोश हो जाओ। जानती हो तुम मेरी हो क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। तुम ही मेरी जान हो। तुम्हारे बिना रहने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। मैं भी उसकी बाहों में आकर मदहोश होने लगी थी, लेकिन अगले ही पल मैंने खुद को संभाल लिया। वो मेरा पति नहीं था, कोई गैर मर्द था। फिर भला मैं उसकी बाहों में और उसके बारे में यह सब कुछ कैसे सोच सकती थी। मैंने उसे धक्का देकर अपने से दूर कर दिया। मेरी आंखों से आंसू लगातार बहे जा रहे थे। मैंने रोते हुए कहा, क्यों मेरी ज़िंदगी में चले आए हो? क्यों मेरे जख्म हरे करते जा रहे हो? उस दिन शादी की पहली रात आकर तुमने मुझे ना जाने कितने सपने दिखाए और मैं भी कितना खुश थी कि मेरी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत और हसीन हो गई है, जो मुझे इतना प्यार करने वाला और हैंडसम पति मिला है। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी ज़िंदगी तो नर्क बनने वाली है। मेरी ज़िंदगी में तो पति का प्यार नहीं है, बस मेरी ज़िंदगी ऐसे ही सिसक सिसक कर गुजरने वाली है। उसने जल्दी से आगे बढ़कर मेरे आंसू साफ कर दिए। कहने लगा, तुम्हारे आंसू देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। मेरे दिल को और ज़्यादा मत दुखाओ, मुझे ज़्यादा तकलीफ़ मत दो। मैंने चीख मार कर कहा, बताओ तुम कौन हो? तुम्हारा क्या रिश्ता है? तुम इस घर में क्यों आते हो और इस घर से क्या लेना देना है? उसने जवाब दिया, जिसे तुम सीमा मासी कहती हो, मैं उनका ही बेटा हूँ। मुझे उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ क्योंकि मेरी सास का तो एक ही बेटा था और वो जो कि किन्नर था और बदनसीबी से मेरा पति भी था। मैं अब उस लड़के से और कुछ पूछने ही वाली थी कि पीछे से मेरी सास की आवाज़ सुनाई दी। मेरी सास शायद पहले से ही वहाँ पर मौजूद थी। वो बहुत ही शांत शब्दों में कह रही थी कि ये मेरा ही बेटा है। मेरे पैरों तले से जैसे ज़मीन ही निकल गई। मैंने उनसे पूछा कि वह कौन था
जिसे मेरा पति आप बता रही हो, जिससे मेरी शादी हो गई है, आप उस दिन मेरे कमरे में लेकर आई थी। फिर मेरी सास ने मुझे सारी हकीकत बताई। मेरी सास ने बताया कि मेरी माँ और तुम्हारी नानी आपस में बहुत ही पक्की सहेलियाँ थी। मैं 2 साल की थी तब मेरे पापा की डेथ हो गई थी। मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन मेरा सौतेला बाप मुझे रखने के लिए तैयार नहीं था, तो तुम्हारी नानी ने मुझे गोद ले लिया। उनकी पहले से ही एक बेटी थी जिसका नाम संजना था, जो कि तुम्हारी माँ है। हम दोनों सगी बहनों की तरह रहते थे। संजना के माँ बाप मुझसे बिल्कुल सगी बेटी की तरह ही प्यार करते थे। संजना मुझसे बड़ी थी, इसलिए उसकी शादी भी मुझसे पहले ही होनी थी। तुम्हारे नाना नानी ने संजना का रिश्ता तय कर दिया, लेकिन जब संजना के मंगेतर ने मुझे देखा तो वो मुझे पसंद कर बैठा। उसने अगले ही दिन ये कहलवा भेजा कि मैं आपकी छोटी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, आपकी बड़ी बेटी से नहीं। ये सब सुनते ही सब घर वाले मेरे खिलाफ हो गए थे। सबको यही लग रहा था कि मैंने ही संजना के मंगेतर को बहकाया है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। सगा खून तो सगा खून ही होता है। सब लोग संजना के साथ थे और सब लोगों को मुझसे नफरत हो गई थी। सब कहने लगे कि वह ज़बरदस्ती मेरी शादी किसी शादीशुदा आदमी से कर देंगे और 2 बच्चे के बाप के साथ वो मेरी शादी करके मुझे भेज देंगे। तब घर वाले कह रहे थे कि तुमने हमारी नाक काट दी है, यही तुम्हारी सज़ा है कि हमारे घर से जाओ और अपने घर में जैसे हो वैसी रहो और अपनी ज़िंदगी गुजारो। लेकिन मैं रोहित के बिना नहीं रह सकती थी। मैं और रोहित आपस में प्यार करने लगे थे। रोहित ने फैसला किया कि हम भागकर शादी करेंगे और इस तरह मेरी और रोहित की शादी भागकर हो गई थी। कुछ समय तक सब लोग हमसे नाराज़ रहे थे, लेकिन फिर धीरे धीरे आना जाना शुरू हो गया था। जब मेरा पहला बच्चा होने वाला था तो संजना मेरे घर पे रहने के लिए आई हुई थी, लेकिन उसने सब घर और ख़ानदान में ये मशहूर कर दिया कि मैंने एक किन्नर बच्चे को जन्म दिया है। हर कोई यह समझता था कि मेरा बेटा किन्नर है। अब मैं किस किस को विश्वास दिलाती कि मेरा बेटा एकदम ठीक है। और फिर मैं और रोहित तंग आ गए थे लोगों की बातें सुन सुनकर। फिर मैंने और रोहित ने ये देश छोड़कर जाने का फ़ैसला कर लिया। फिर भी अपना दिल मैंने बड़ा ही रखा था और तुम्हारी माँ से बातचीत करती रहती थी, जबकि तुम्हारी माँ तो बदले की आग में जल रही थी। सिर्फ तुम्हारी माँ को यह सच्चाई पता थी कि मेरा बेटा एकदम ठीक ठाक है, इसलिए तो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे रिश्ते की बात मेरे बेटे से तय कर दी थी। लेकिन इसके बदले उसने मुझसे 50 लाख की मोटी रकम मांग ली थी। मैं भी बहुत ज़्यादा मजबूर थी, क्योंकि मेरा बेटा तुम्हें देखते ही तुमसे मोहब्बत कर बैठा था। उसने जिद लगा रखी थी कि मैं शादी करूँगा तो हर्षा से ही करूँगा। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। फिर जब तुम्हारी माँ ने मेरे सामने सौदे की बात रखी तो मैं मान गई, लेकिन मेरा मन इस शादी को करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। जब माँ इतनी लालची हो तो बेटी भी लालची ही होगी। मैंने साहिल को बहुत समझाने की कोशिश की कि पहले हर्षा को आजमाओ, वो कैसे नेचर की लड़की है जिसे मैं तुम्हारा पति बनाकर लाई थी। वो साहिल का एक जानने वाला दोस्त था। मैंने उसे तुम्हारा पति बनाकर तुम्हारे सामने खड़ा कर दिया था। शादी की पहली रात मेरे बहुत मना करने के बावजूद भी साहिल तुम्हारे कमरे में चला गया था, क्योंकि वह तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेकरार था। मैंने एक शर्त रखी थी कि साहिल पहले तुम्हें आजमाएगा और फिर उसके बाद ही तुम्हारे सामने आएगा। जब तक कि तुम अपनी आजमाइश पर खरी नहीं उतरती तब तक साहिल तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखाएगा। मैं ये देखना चाहती थी कि कहीं तुम भी अपनी माँ की तरह चालबाज और लालची औरत तो नहीं हो, लेकिन तुम बहुत ही अच्छी हो। तुमने मेरा बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा और कभी भी तुम्हारे मन में मैंने कोई लालच नहीं देखा था। तुम अपने इम्तिहान में पास हो गई हो। मैं उन लोगों की बातें सुन रही थी, साथ ही साथ मेरी आंखों से आंसू भी बह रहे थे। मुझे अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी भी हो सकती है। मेरे पति और मेरी सास ने मुझसे माफ़ी मांग ली थी। मैंने अपने पति और सास को माफ़ कर दिया था। मेरी सास मुझे और साहिल को कमरे में अकेला छोड़कर बाहर चली गई। साहिल ने बेकरारी से मुझे अपनी बाहों में भर लिया और इस बार मैंने भी उसकी बाहों से निकलने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की थी।
अब मैं अपने पति साहिल के साथ ही रहती हूँ। दुनिया हमारी जोड़ी को सराहती है। कुछ समय के बाद मेरी माँ इस दुनिया से चली गई थी। मुझे खुशी इस बात की थी कि जाते जाते उन्हें अपनी गलती को सुधारने और अपने पाप की माफ़ी मांगने का मौका इस दुनिया में ही मिल गया था। उन्होंने मेरी सास से माफ़ी मांग ली थी और मेरी सास ने भी उन्हें खुले दिल से माफ़ कर दिया था। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपको हमारी ये मज़ेदार कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपके पास भी ऐसी कोई प्यारी सी कहानी है या फिर ऐसी कोई कहानी जिससे कुछ शिक्षा मिले, तो आप हमारे साथ उसको ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही ज़बरदस्त कहानी या टिप्स के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो।